बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेला की ये प्लास्टिक फैक्ट्री है जहां पर ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि इस भीषण आग की चपेट में 2 लोगों की आने से मौत भी हो गई है और दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से एकदम जो काले धुएं का गुबार है वो अंदर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहां पर जुटे हुए हैं और इस भीषण आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस भीषण आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के नरेला की ये तस्वीरें। फायर की कॉल है। यहाँ नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी हुई है। और कितनी गाड़ियाँ मौजूद है आपकी? यहाँ पे 7-8 गाड़ियाँ हमारी मौजूद हैं और मतलब रख सकती भी गाड़ी अलग हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पे। कितने लोग इंजर्ड हैं? 15-20 लोग इंजर्ड थे, वो लेकिन वो शिफ्ट कर दिए हैं। कहाँ पे शिफ्ट किए हैं अभी? राजा हरिचंद्र में शिफ्ट किए हैं। अभी कितने लोग होने की और संभावना है? अभी एक लोग निकला है ऊपर से, अच्छा, उसको भी शिफ्ट कर दिया है हरिचंद्र में। अभी और तलाश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक। तो आपको बता दें कि प्लास्टिक की ये फैक्ट्री थी जिसमें ये भीषण आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद है जो इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। धुएं का गुबार वहां से उठता हुआ नजर आ रहा है और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी भीषण आग लगी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सनी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सनी, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है जिस तरीके से भीषण आग इस वक्त दिल्ली के नरेला इलाके में लगी है? अभी तक बताया जा रहा है लगभग 15 आदमी जो है वो इस फैक्ट्री में झुलस गए हैं और 2 की मौत वो अभी प्रशासन ने घोषित कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पूरी तरीके से बताया नहीं गया है, लेकिन शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि वहां पर केमिकल का एक ड्रम रखा हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका होता है और वहां पर काम करने वाले सभी लेबर जो है वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद एक एक करके कई मजदूर जो है वो झुलसने लग जाते हैं, जिसमें से 2 की अभी मौत हो चुकी है और 15 घायल जो है वो मजदूर हो चुके हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जी सनी, आखिर ये आग लगी क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रीजन अभी तक पता चल पाया? इसके कारण क्या है? आग लगने की शुरुआती जांच जो है वो फायर ब्रिगेड की तरफ से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, कि शॉर्ट सर्किट की वजह से केमिकल में आग लगती है और केमिकल में आग लगने के बाद धमाका होता है और धमाका होने के बाद पूरी फैक्ट्री को जो है वो आग अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सनी। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में हम लोगों ने दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में हमने लोगों की इलाज के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली में शानदार स्वास्थ्य सेवाओं का इंतज़ाम किया है। चारों तरफ मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो कि पहले बहुत बुरे हालत में होते थे, उन सारे सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार बनाया गया है। सारी दवाइयाँ मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है। लेकिन हमें लगता है कि किसी को इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़े। हमें जनता को स्वस्थ रखना है, हमें जनता को हेल्दी रखना है। और जनता स्वस्थ रहेगी अगर रोज़ लोग योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जनता को बीमारियां ही नहीं होंगी। उस मकसद से दिसंबर 2021 में दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पार्कों में और जगह कहीं भी 25 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होकर दिल्ली सरकार को एक मिस्ड कॉल मारें तो दिल्ली सरकार एक टीचर भेजती है और वो टीचर फ्री में भेजती है, सारा इंतजाम करती है दिल्ली सरकार, और लोगों को फ्री में
योगा करवाती है डेली, सिखाती भी है और करवाती भी है। पिछले 11 महीने से ये बहुत शानदार चल रहा था दिल्ली की योगशाला। लगभग 590 स्थानों पे क्लासेस डेली चलती थी योगा की, और इनमें 17,000 के करीब बेनिफिशरीज आ रहे थे डेली। हमारा मकसद था इसको 17,000 से भी और बहुत आगे ले जाना। नया नया कार्यक्रम था लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोग बहुत खुश थे। इन 17,000 में कई ऐसे लोग थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे थे, उनके लंग्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो 10-11 हज़ार लोग ऐसे थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलके आज से योगा क्लासेस बंद कर दी हैं दिल्ली के अंदर। आज सुबह दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस नहीं हुई। जो ये फ्री योगा क्लासेस होती थी, आज सुबह से दिल्ली के अंदर ये योगा क्लासेस नहीं हुई। तो 17,000 बेनिफिशरीज जो थे वो योगा करने से रह गए। जो लोग बीमार थे, अस्थमा से बीमार थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बीमार थे, वो आज योगा करने से रह गए। और आज के बाद से इन्होंने कहा है कि योगा क्लासेस नहीं होंगी। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? पहली बार सुना होगा कि इतना अच्छा, लोगों की सेहत के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और उसे सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। जब से ये खबर, पिछले कुछ दिनों से समाचार ये चल रहा है कि योगा की क्लासेस बंद होने वाली है, योगा क्लासेस बंद होने वाली है, लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेके, बहुत ज़्यादा। और आज जब अखबारों में छपा कि ये योगा क्लासेस बंद होने वाली हैं, मेरे पास कई टीचर्स के फ़ोन आए जो टीचर्स ये क्लासेस लेते हैं। उन टीचर्स ने कहा कि सर क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, हम क्लासेस करेंगे, हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम बिना पेमेंट के क्लासेस करेंगे। मेरे पास देश भर से कई लोगों के फ़ोन आए कि सर हम डोनेशन देंगे, हम क्लासेस, जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह हम देंगे, पर आप क्लासेस मत रोकिएगा, योगा क्लासेस मत रोकिएगा। जिस किस्म से, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है इस पूरे योगा के प्रोग्राम को, मैं उसके लिए काफ़ी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके, ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। हमारा मकसद है 17,000 नहीं, 17,000 तो बिगिनिंग है, 17 लाख लोगों को, और अंत पंत में 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को योगा सिखाएंगे हम। और हम देखते हैं कि कैसे रोकते हैं ये लोग। ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके रोकेंगे तो दिल्ली की जनता जो है वो इसका जवाब देगी। और अभी तो दिल्ली में शुरू हुई है। मेरी भगवंत मान साहब से, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है। पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे, सब लोगों को योगा सिखाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 130 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में योगा सिखाएंगे। इनके पास सत्ता है और सत्ता का अहंकार है, उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं और उन 2 करोड़ लोगों का साथ है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ही काम रोकने वाले से काम करने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ये लोग सोचते हैं कि ये इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस देश को रोक सकते हैं, लेकिन अब देश रुकेगा नहीं। लोगों ने ठान लिया कि अब देश रुकेगा नहीं। पिछले कई महीनों
और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका, जिसकी आबादी करीब 1.5 से 2 लाख है, और क्रॉसिंग में अंदर जाने के लिए हाईवे से जो सड़क जाती है वो इतनी संकरी है कि जाम लगना रोजाना की आम बात हो चुकी है। क्योंकि क्रॉसिंग और नोएडा एक्सटेंशन, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी कनेक्टिविटी भी इसी रूट से जाती है। लेकिन अगर इस रूट की आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से लोग यहाँ नारकीय जीवन इस वक्त जीने को मजबूर है। करीब 25,000 वाहन इस सड़क से रोजाना गुजरते हैं और रोजाना ही जाम से जूझते हैं। ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है, ये प्लॉट इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए जीडी ने एक्वायर किया था, लेकिन कोर्ट का स्टे आने के बाद यहाँ पर यथास्थिति रखी गई थी। हाथी और साथ ही ये पूरा मामला जो है वो लिटिगेशन में भी चल रहा है। हमारी डिमांड तो देखिए ये है कि अभी तक क्रॉसिंग को कोई भी ढंग की कनेक्टिविटी नहीं मिली है, और बहुत जद्दोजहद के बाद 10 और 15 साल के बाद जो है NH-24 का निर्माण हुआ है, जो भी हाईवे है, और उससे एकमात्र ये कनेक्टिविटी है। और इस कनेक्टिविटी को अगर आप क्रॉसिंग से निकलेंगे, ग्लास गेट से, जैसे क्रॉसिंग का जो मेन गेट है वहाँ से लेफ़्ट लेंगे, आम्रपाली एम्पायर तक तो रोड कॉर्नर तक, दिव्यांश तक सही है। उसके बाद लैंड एक्विजिशन की वजह से जो है वो रोड बिल्कुल ही 50% हो जा रही है। लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं, 20 से 25,000 फ्लैट हैं, लाखों लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए तो चाहिए आपको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, वरना कहाँ जाएंगे वो। हमने CIPL से बात करी है, तो CIPL का ये कहना है कि हमने GDO को बहुत साल पहले ही अच्छे खासे इसके लिए पैसे दिए हुए हैं लैंड एक्विजिशन के लिए। GDO लैंड एक्वायर करके हमें नहीं दे रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि अंसल प्लाजा ने भी प्रोपोर्शनेट वे में कुछ पैसे इस रोड के लैंड एक्वायरमेंट के लिए दिए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दौरे पर हैं, और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था, और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन और ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया है कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश
जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है, उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी जंग लड़ने के अंदर। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे। मौलाना आज़ाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कार ने तीर्थयात्रियों की टक्कर मारी उसकी स्पीड काफी तेज थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्रालय ने गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के आदेश को नोटिफाई किया है। ये नागरिकता इन लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलेगी। बता दें कि कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा है। कल शाम 7 बजे गुजरात पहुंचेंगे अमित शाह, जहां मोरबी घटनास्थल का भी जायजा अमित शाह ले सकते हैं। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का 2 दिन का दौरा है। कल शाम 7 बजे गुजरात पहुंचेंगे अमित शाह, जहां पर मोरबी में जो घटना हुई, जो पुल टूटा जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो गई, उस घटनास्थल पर भी जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय गुजरात दौरा है अमित शाह का। वहीं छातापुर में माधोपुर पंचायत के गया सिविल कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अफजल खान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों के अलावा उत्साहित कई बच्चों ने भी न्यायाधीश को माला पहनाकर स्नेहपूर्ण सम्मान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माता पिता के अपेक्षित सहयोग और पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों की बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं बता दें कि मोहम्मद अफजल गया सिविल कोर्ट में 2020 से न्यायिक सेवा दे रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज से कुसुम देवी और मोकामा से सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी का सीधी टक्कर आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के साथ है। बता दें कि चिराग पासवान मोकामा विधानसभा के कई गांवों में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में प्रचार किया है। इस दौरान चिराग ने कहा है कि मोकामा की जनता बदलाव के मूड में है और वो सोनम देवी के पक्ष में 3 तारीख को मतदान करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 32 साल से वही लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और वो पूरी तरह एनडीए के साथ है, जो मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में अवश्य दिखेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।